हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th के चैप्टर वर्क एंड एनर्जी के क्वेश्चन आंसर और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए सॉल्व करेंगे, जो कि आपकी एनसीईआरटी की बुक्स के पेज नंबर 141 पर दिए गए हैं। आपकी बुक के पेज नंबर 141 पर दिए हैं, तो आप इसको ओपन कर लें और इसका जो पहला क्वेश्चन है उसको देखें और उसको लिखें, समझें। पहला क्वेश्चन है, इसमें निम्न सूचीबद्ध क्रियाकलापों को ध्यान से देखिए। अपनी कार्य शब्द की व्याख्या के आधार पर तर्क दीजिए कि इनमें कार्य हो रहा है अथवा नहीं। तो उसमें से जो पहला कॉन्सेप्ट है वह दिया है, सुमा एक तालाब में तैर रही है, क्या इसमें कार्य हो रहा है अथवा नहीं। तो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कार्य कब होता है। कार्य होने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, बल की और विस्थापन की। तो फिजिक्स के अनुसार यदि ये दोनों चीज़ें हैं तब तो कार्य हुआ है, और यदि ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तब कार्य नहीं हुआ है। एक सिंपल कॉन्सेप्ट होता है। तो इसमें भी कुछ कंडीशन होती हैं, जैसे बल और विस्थापन। यदि इन दोनों के बीच का जो कोण होता है, एंगल होता है, वह 90 होता है, तब किया गया कार्य शून्य होता है। तो आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। पहला क्वेश्चन है, पहला इसमें जो तर्क दिया है, सुमा एक तालाब में तैर रही है, क्या इसने कार्य किया है अथवा नहीं। तो हम जानते हैं तैरने के नियम के अनुसार कोई भी वस्तु तभी तैरती है जब वह अपने भार के बराबर जल विस्थापित करती है। तो सुमा जब तालाब में तैर रही है तब वह तालाब के जल पर अपने हाथों और पैरों से कार्य कर रही है, अपने भार के बराबर जल को विस्थापित करती है। भार बल हो गया और जल का विस्थापन हुआ। तो क्लियर है कि सुमा तैरते समय कार्य कर रही है, क्योंकि इसने अपने भार के बराबर के जल को विस्थापित किया है। ये आपका क्वेश्चन का आंसर था। तो जो पहला तर्क था, सुमा तालाब में तैर रही है, इसमें कार्य हो रहा है, तो इसका आंसर है हाँ, इसमें कार्य हो रहा है। क्यों हो रहा है, मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूं। इसके बाद जो दूसरा इसमें तर्क दिया है, एक गधे ने अपनी पीठ पर बोझ उठा रखा है। कोई जानवर है जिसने अपनी पीठ पर बोझ उठा रखा है। तो अब इसको हम समझते हैं, इसमें क्या कंडीशन आती है। यदि यह किसी जानवर की पीठ है और इसके ऊपर यह बोझ W रखा है, तो क्लियर है यह W नीचे की ओर कार्य करेगा। गुरुत्व केंद्र पर किसी वस्तु का समस्त भार केंद्रित होता है और यह भार नीचे की ओर कार्य करेगा, और जो जानवर है इसमें ये विस्थापन इस डायरेक्शन में होगा, ये D और ये बल या भार। तो क्लियर है इस कंडीशन में F बल या भार व विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री है। अतः इस स्थिति में जानवर के द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाएगा। जानवर के द्वारा किया गया कार्य W भी शून्य होता है, क्योंकि भार और विस्थापन के बीच का एंगल 90 डिग्री है। एक सेकंड तर्क का आंसर था। इसके बाद आता है थर्ड, एक पवन चक्की या विंड मिल कुएं से पानी उठा रही है। पवन चक्की या विंड मिल कुएं से पानी उठा रही है। इस कंडीशन में जो विंड मिल है वह क्या कर रही है, क्या जल को विस्थापित कर रही है। तो इसका आंसर है हाँ, कि विंड मिल जो नीचे का कुआं है, विंड मिल आप जानते हैं पवन चक्की हवा पवन ऊर्जा से चलती है, और जो इसको चलाने के लिए जो बल लगाया जा रहा है पवन के द्वारा या पवन ऊर्जा के द्वारा लगाया जा रहा है। और इस स्थिति में जो जल है वह कुएं की गहराई से ऊपर तक विस्थापित हो रहा है। तो पॉइंट क्लियर हो जाता है कि इसमें बल भी लग रहा है पवन ऊर्जा के द्वारा और जल का विस्थापन भी हो रहा है। तो इस कंडीशन में पवन चक्की या विंड मिल के द्वारा कुएं से पानी उठाते समय कार्य किया जाएगा। पॉइंट क्लियर हो जाता है, पवन चक्की के द्वारा कार्य किया गया है।
क्यों किया गया है मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। पवन चक्की के द्वारा कार्य किया गया है क्योंकि इसने जल को विस्थापित किया गया है, और जो बल कहाँ से आया है, पवन ऊर्जा के द्वारा बल आया है। थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, एक हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो रही है। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एक रासायनिक अभिक्रिया है। पॉइंट क्लियर हो जाता है। इस कंडीशन में ना तो कोई बल कार्य कर रहा है, ना ही पौधे में कोई विस्थापन हो रहा है। तो पॉइंट क्लियर है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान बल या भार W एवं F कार्य नहीं करता है, शून्य है, विस्थापन भी शून्य है। तो पॉइंट क्लियर है, इस अवस्था में कोई कार्य नहीं किया जाएगा। अर्थात प्रकाश संश्लेषण में पौधों के द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में पौधों के द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता है। पौधों द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता है क्योंकि इसमें बल एवं विस्थापन दोनों शून्य होते हैं। फोर्थ पॉइंट, एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है। तो पॉइंट क्लियर है, जब इंजन ट्रेन को खींचता है तो इसमें बल कौन लगा रहा है, इंजन, और विस्थापन, इस बल के कारण ट्रेन में गति हो रही है, ट्रेन विस्थापित हो रही है। तो पॉइंट क्लियर है कि इस पूरी प्रक्रिया में इंजन के द्वारा कार्य किया जा रहा है। अर्थात इस कंडीशन में कार्य किया जा रहा है क्योंकि इंजन के द्वारा बल लगाया जा रहा है और ट्रेन में विस्थापन हो रहा है। पॉइंट क्लियर है, दोनों एक ही दिशा में है, एंगल भी 0 है। पॉइंट क्लियर। अनाज के दाने सूर्य की धूप में सूख रहे हैं, और जब अनाज के दाने सूर्य की धूप में सूखते हैं तब बल व विस्थापन शून्य होता है क्योंकि सूर्य इन दानों पर ना तो कोई बल लगा रहा है, ना ही इस बल के कारण अनाज के दानों में कोई विस्थापन हो रहा है। तो अनाज के दाने सूखते समय कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। सूखते समय कोई कार्य नहीं, या W बराबर कितना रहेगा, डबल 0 रहेगा, शून्य रहेगा अनाज के दाने। फिफ्थ, 6, एक पालनाव पवन ऊर्जा के कारण गतिशील है। फिफ्थ 6 और ये आ जाता है 7th, पालनाव। क्या आप जानते हैं पालनाव क्या होती है? पालनाव और नाव ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। कोई भी जो नाव होती है उसको हम इस तरह से बना सकते हैं, ये नाव है जो कि चल रही है, लेकिन जो पाल नाव होती है, इस पाल नाव में इस तरह से एक कपड़ा लगा रहता है और इस कपड़े के कारण ही जो पवन ऊर्जा है, ये पवन ऊर्जा इस नाव को पुश करती है। इस पवन ऊर्जा के कारण नाव पानी के बहने की दिशा में या पानी के बहने की विपरीत दिशा में गति करती है, अर्थात विस्थापित होती है। तो पॉइंट क्लियर है कि पाल नाव में लगाया जाने वाला बल पवन ऊर्जा का होता है और इस पवन ऊर्जा के कारण पाल नाव विस्थापित हो रही है। तो ये दोनों कंडीशन है, इसमें बल भी लग रहा है, नाव में विस्थापन भी हो रहा है, अतः इसमें कार्य हो रहा है। पाल नाव जब पवन ऊर्जा के कारण गतिशील है तब पवन ऊर्जा के द्वारा नाव पर कार्य किया जा रहा है।
पवन ऊर्जा द्वारा नाव पर कार्य किया जा रहा है, इसको आप लिख सकते हैं। ये पवन ऊर्जा के कारण नाव पर कार्य किया जा रहा है, ये अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, इसको देखते हैं। एक पिंड को धरती से किसी कोण पर फेंका जाता है, यह एक वक्र पथ पर चलता है। ये हो गया, इसको इस तरह से फेंका, पिंड को वक्र पथ पर चलता है, चल गया वक्र पथ पर और वापस धरती पर गिरता है। पिंड के पथ के प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु, एक पिंड के पथ का प्रारंभिक बिंदु है और एक पिंड के पथ का अंतिम बिंदु है जहां पर पिंड गिरा हुआ है। पॉइंट क्लियर हो जाता है। इसके बाद इन्होंने बोला है कि दोनों एक ही क्षैतिज रेखा में हैं, प्रारंभिक बिंदु और एक अंतिम बिंदु, दोनों एक ही क्षैतिज रेखा में हैं। और जब क्षैतिज रेखा में हैं तब गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? तब गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य, ये हमें बताना है। तो जो गुरुत्व बल होता है, गुरुत्व बल जो कार्य करता है उसके कारण गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा संचित होती है। जब और गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के लिए एक कंडीशन होती है कि पिंड को पृथ्वी तल से कुछ ऊंचाई तक जाना चाहिए, तभी उसमें गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा संचित होती है और गुरुत्व बल कार्य करता है। लेकिन इस क्वेश्चन में प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही क्षैतिज रेखा में है, इसमें कोई भी बिंदु हाइट पर नहीं गया है, क्षैतिज से ऊपर नहीं गया है। तो क्लियर है कि इस अवस्था में गुरुत्व बल के द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाएगा। पॉइंट क्लियर हो जाता है। चूंकि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही क्षैतिज रेखा में है, अतः पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, जिससे स्पष्ट है गुरुत्व बल द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया है। पॉइंट क्लियर हो जाता है। यदि ये बिंदु ऊपर होता या नीचे होता तब गुरुत्व बल द्वारा कार्य किया जाता। पॉइंट क्लियर, क्वेश्चन ओवर। इसके बाद एक क्वेश्चन है, एक बैटरी बल्ब जलाती है, इसको क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको रफ करते हैं। एक बैटरी बल्ब जलाती है, तो सबसे पहले आप जानते ही हैं कि बैटरी में कौन सी ऊर्जा होती है। इसकी स्टडी हमने ऊर्जा रूपांतरण वाले वीडियो में की थी। किसी भी बैटरी में रासायनिक ऊर्जा होती है, ये आपको पता होना चाहिए। बैटरी सेलों का समूह। एक बैटरी बल्ब जलाती है, इस प्रक्रम में होने वाले ऊर्जा परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। बैटरी ने किसको जला दिया? बल्ब को। इस प्रक्रम में ऊर्जा परिवर्तन किस प्रकार से हुआ, हमें ये बताना है। ऊर्जा परिवर्तन, तो सबसे पहले बैटरी में कौन सी ऊर्जा होती है? बैटरी में ऊर्जा रहेगी रासायनिक ऊर्जा, बैटरी में रहेगी रासायनिक ऊर्जा। और इस रासायनिक ऊर्जा से कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? विद्युत ऊर्जा या विद्युत धारा। रासायनिक ऊर्जा से बैटरी में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न हुई? विद्युत ऊर्जा या विद्युत धारा। और यह विद्युत ऊर्जा तारों के द्वारा किस में पहुंचती है? विद्युत बल्ब में पहुंचती है। और बल्ब में यह विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में बदल जाती है। जब बल्ब जलता है तो ये किस में बदल जाती है? प्रकाश ऊर्जा में। और साथ ही
जो ये विद्युत ऊर्जा होती है इसका कुछ भाग ऊष्मीय ऊर्जा में भी बदल जाता है, क्योंकि जब हम जलते हुए बल्ब को पकड़ते हैं तब वह हमें कुछ गर्म प्रतीत होता है। बल्ब गर्म कैसे हो गया? ऊष्मीय ऊर्जा के कारण। तो विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में बदल जाती है और ऊष्मीय ऊर्जा में भी बदल जाती है। तो इस प्रकार से इसमें परिवर्तन होता है। ये वाला क्वेश्चन भी अपना हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 141। ये आपको पता ही है, एनसीईआरटी की बुक है। 30 किलोग्राम द्रव्यमान पर लगने वाला कोई बल इसके वेग को 5 मीटर प्रति सेकंड से 2 मीटर प्रति सेकंड में परिवर्तित कर देता है। इस बल द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। सबसे पहले पिंड का द्रव्यमान, पिंड का द्रव्यमान कितना दिया है? 20 किलोग्राम। पिंड का प्रारंभिक वेग कितना है? पिंड का प्रारंभिक वेग, गति के समीकरणों में हम प्रारंभिक वेग लिखते हैं u से, या इसको हम v1 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख दिया u। प्रारंभिक वेग u 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं, पर सेकंड ही है। पिंड का अंतिम वेग v इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड होता है। तब क्लियर है कि पिंड का वेग कम हो रहा है, अतः जो हम बाह्य बल लगा रहे हैं वह बाह्य बल इस पिंड के गति को रोकने का प्रयत्न कर रहा है। पॉइंट क्लियर हो जाता है। तब हम देखते हैं पिंड की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। पिंड की गतिमान है वस्तु तो गतिज ऊर्जा रहेगी। पिंड की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा इक्वल टू हाफ m u स्क्वायर, इक्वल टू हाफ m की वैल्यू 20 इंटू u 5 का स्क्वायर करना है, इक्वल टू 1/2 इंटू 20 इंटू 25, एक डिवाइड हो जाएगा 10 टाइम्स। प्रारंभिक गतिज ऊर्जा ये आती है 250 जूल। इसके बाद हम पिंड की अंतिम गतिज ऊर्जा निकालते हैं। पिंड की अंतिम गतिज ऊर्जा, और अंतिम गतिज ऊर्जा निकालने के लिए फार्मूला वही रहेगा, हाफ m v स्क्वायर इक्वल टू हाफ m की वैल्यू 20, v की वैल्यू 2 का स्क्वायर इक्वल टू 10 इंटू 4 इक्वल टू 40 जूल। पिंड की गतिज ऊर्जा अंतिम कितनी आती है? 40 जूल। अतः पिंड की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, पिंड की गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन हुआ है वही बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य है। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन इक्वल टू किसके रहेगा? बाह्य बल द्वारा किया कार्य,
और यही हमें फाइंड आउट करना है। तब बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य इक्वल टू गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, और गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कैसे फाइंड आउट करेंगे? अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी। तब जो अंतिम गतिज ऊर्जा आई है ये आई थी 40 माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा 250 इक्वल टू माइनस 210 जूल। तो क्लियर है कि इस बाह्य बल के द्वारा किया गया कार्य 210 जूल है, जो कि ऋण में आया है, जिससे स्पष्ट होता है कि ये बाह्य बल किया गया कार्य नेगेटिव डायरेक्शन में है, अर्थात विस्थापन के विपरीत है, और विस्थापन के विपरीत है तभी इसका जो वेग है वह कम हुआ है। माइनस चिन्ह क्या इंडिकेट कर रहा है कि लगने की जो किया गया कार्य है वह विस्थापन के विपरीत आया है। तो इसका हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इसको हम दो तरह से सॉल्व करते हैं, इसके कॉन्सेप्ट भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इसको रफ किया। क्लास 10th के साइंस के पेपर के लिए, इसके लिए हम कुछ लाइव आके आपको इसकी स्टडी कराएंगे। क्लास 10th के लिए क्लास 5 10 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड, इसको टेक्निकली समझें। यह एक मेज है, एक पिंड, इस क्वेश्चन को पढ़ लें। 10 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड मेज पर ए बिंदु पर रखा है। ए हो गया पिंड और यह हो गया बिंदु ए। इसे बी बिंदु तक लाया जाता है, बी बिंदु तक इसको हम लाए हैं। ए हो गया बिंदु बी। यदि ए व बी को मिलाने वाली रेखा क्षैतिज है, ये वाली जो रेखा है ये कैसी है? क्षैतिज। क्षैतिज का मतलब समान ऊंचाई पर क्षैतिज है। तो पिंड पर गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य, पिंड पर गुरुत्व बल द्वारा किया कार्य। आप ये नहीं देखें डायग्राम तिरछा बना है तो H1 H2 डिफरेंस है। किया गया कार्य कितना होगा? तो जब ये दोनों रेखाएं क्षैतिज हैं, ए व बी क्षैतिज है, तब गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा। क्या होगा? इसको पहले मैं बता चुका हूं, क्योंकि इस कंडीशन में जब तक पिंड की प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों की ऊंचाइयों में अंतर नहीं आता है, तब तक पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता है। और जब पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता है, तब गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। तो क्या हम इसको सिद्ध कर सकते हैं कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ? तो इसको हम सिद्ध भी कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले इसका आंसर तो हो गया कि गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा, पॉइंट क्लियर हो जाता है। यदि हम इसको थोड़ा और अब आगे डीप में ले जाएं, पिंड का द्रव्यमान m, गुरुत्वीय त्वरण g, ए बिंदु की जो ऊंचाई ली थी वह है h1, और जो बी बिंदु की ऊंचाई थी यह थी h2। और चूंकि ये क्षैतिज है तब h1 इक्वल टू h2, m पिंड का द्रव्यमान और g गुरुत्वीय त्वरण। तब
दोनों समान रहेंगे, तब ए बिंदु पर पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? स्थितिज ऊर्जा के सूत्र से mgh1। इसी प्रकार बी बिंदु पर पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा ए हो जाती है mgh2। तब स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, जब परिवर्तन निकालना है तब प्रारंभिक ऊर्जा ए पर ऊर्जा और बी पर जो ऊर्जा है इसमें डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। तब mgh1 माइनस या डिफरेंस का चिन्ह लगा दें mgh2, लेकिन h1 बराबर है h2 के, तब mgh इक्वल टू mgh, अर्थात इसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। और जब गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं हुआ है तब गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य कितना रहेगा? शून्य रहेगा। पॉइंट क्लियर हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्त रूप से गिरते एक पिंड की स्थितिज ऊर्जा लगातार कम होती जाती है, क्या यह ऊर्जा संरक्षण नियम का उल्लंघन करती है? कारण बताइए। तो इसको रफ करते हैं, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। मुक्त रूप से गिरते पिंड की कौन सी ऊर्जा कम होती जाती है? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा लगातार कम होती जाती है। तो इसका मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग नियत रहता है। तो जब कोई पिंड गिरता है तब इसकी पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा का मान कम होता है, लेकिन पिंड की गतिज ऊर्जा का मान बढ़ता है। स्थितिज ऊर्जा कम और गतिज ऊर्जा का मान बढ़ता है, अधिक होता है। तो क्लियर है कि स्थितिज ऊर्जा के मान में जितनी कमी आती है गतिज ऊर्जा के मान में उतनी वृद्धि हो जाती है, जो कि ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार है। स्थितिज ऊर्जा में आने वाली कमी गतिज ऊर्जा में होने वाली वृद्धि के बराबर होती है। अतः पिंड की कुल ऊर्जा, जिसे हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, नियत रहती है और गिरता हुआ पिंड ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ही पृथ्वी पर गिरता है। तो ये इसका आंसर था। इसमें ऊर्जा संरक्षण के नियम का उल्लंघन नहीं होता है। पॉइंट और भी अधिक क्लियर हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, साइकिल चलाते समय कौन सी ऊर्जा किसमें स्थानांतरित होती है? साइकिल चलाते समय कौन कौन से ऊर्जा रूपांतरण होते हैं? साइकिल चलाते समय कौन कौन से ऊर्जा रूपांतरण होते हैं? तो आप इसको समझ लें। साइकिल चलाते समय हम पैडल लगाते हैं, तो पैडल लगाने के लिए ऊर्जा कहाँ से आती है? हमारी मांसपेशियों में, अर्थात पेशीय ऊर्जा। साइकिल चलाते समय किस ऊर्जा का उपयोग होता है?
पेशीय ऊर्जा का। और जब हम साइकिल चलाते हैं तब हमें पसीना भी आता है, गर्मी भी लगती है। इसका मतलब क्या हुआ कि साइकिल चलाते समय हमारी पेशीय ऊर्जा का कुछ भाग ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाता है, जिसके कारण हमें गर्मी लगने लगती है और पसीना आने लगता है। जब आप सर्दियों के दिनों में साइकिलिंग करते हैं तो कुछ समय बाद आपको गर्मी लगने लगती है। ये गर्मी क्यों लगती है? क्योंकि हमारी जो पेशीय ऊर्जा है वह किस में बदली है? ऊष्मीय ऊर्जा में। और जो दूसरा मुख्य कार्य, साइकिल चल रही है और जब साइकिल चलती है तब हमारी पेशीय ऊर्जा का जो कुछ भाग होता है या अधिकांश भाग होता है वह साइकिल की गतिज ऊर्जा में बदल जाता है। और गतिज ऊर्जा किसका रूप होती है? यांत्रिक ऊर्जा का। तो पॉइंट क्लियर है। साइकिल चलाते समय हमारी पेशीय ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में बदलती है और इसके साथ साथ यह पेशीय ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में भी बदलती है। यह यांत्रिक ऊर्जा कौन सी होती है? गतिज ऊर्जा। साइकिल की गति के कारण साइकिल में कौन सी ऊर्जा रहेगी? गतिज ऊर्जा। पॉइंट क्लियर है। इसमें ज़्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं हम। यदि साइकिल चलान पे आ जाती है, ऊपर पहाड़ी पे चढ़ती है, तब उसमें स्थितिज ऊर्जा भी हो जाती है। इसलिए हमने क्या लिख दिया यहाँ पर? यांत्रिक ऊर्जा। यहाँ पे गतिज ऊर्जा भी हो सकती है और स्थितिज ऊर्जा भी हो सकती है। तो ये आपका पॉइंट क्लियर हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आप अपनी सारी शक्ति लगाकर एक बड़ी चट्टान को धकेलते हैं, जब आप अपनी सारी शक्ति लगाकर एक बड़ी चट्टान को धकेलते हैं तब क्या होता है? देखते हैं क्वेश्चन में। और इसे चट्टान को हिलाने में असफल हो जाते हैं तो क्या इस अवस्था में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है? आपके द्वारा व्यय की गई ऊर्जा कहाँ चली जाती है? अब आपको एक पॉइंट देखना है। चट्टान कैसी है? बड़ी है। बड़ी चट्टान को जब हम हिलाते हैं तो उसमें एक सिंपल सा एक एग्जाम्पल था। एक पहलवान साहब थे, उनसे पूछा गया कि आपको एनर्जी में एज के साथ कोई कमी आई है? तो कहने लगे नहीं, ये जो बड़ी चट्टान है ये हमसे जवानी में भी नहीं हिलती थी और अब बुढ़ापे में भी नहीं हिलती। इसका मतलब है मेरी जो ताकत है वह कांस्टेंट है। तो अब इसको हम थोड़ा फिजिक्स की भाषा में समझते हैं कि जब हम बड़ी चट्टान को धकेलने में असफल हो जाते हैं तब जो हमारी पेशीय ऊर्जा होती है, इस पेशीय ऊर्जा का स्थानांतरण चट्टान में नहीं होता है। यदि पेशीय ऊर्जा का स्थानांतरण चट्टान में होता तब चट्टान में कुछ ना कुछ विस्थापन उत्पन्न होता, और जब चट्टान में विस्थापन उत्पन्न नहीं हुआ तो ये पॉइंट क्लियर हो जाता है कि हमारी पेशीय ऊर्जा का स्थानांतरण चट्टान में नहीं हुआ है। तो अब क्वेश्चन आता है कि हमारी पेशीय ऊर्जा कहाँ जाती है? तो जो हमारी पेशीय ऊर्जा होती है वह पेशीय ऊर्जा इस चट्टान को हिलाने में जो हम कार्य करते हैं वह ऊर्जा या कार्य ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है और हमें चट्टान को धक्का देते देते पसीना आने लगता है, हमारी बॉडी भी गर्म हो जाती है। तो पॉइंट क्लियर हो जाता है कि जब हम बड़ी चट्टान को धक्का देते हैं या बल लगाते हैं या ऊर्जा लगाते हैं, अपनी पेशीय ऊर्जा लगाते हैं, तब यह पेशीय ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है, जिसके कारण हमें गर्मी लगने लगती है और हमें पसीना आने लगता है। पॉइंट क्लियर हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, किसी घर में एक महीने में क्वेश्चन नंबर 8 में क्या होता है, क्या हुआ था? जो पेशीय ऊर्जा थी वह पेशीय ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है।
क्वेश्चन नंबर 8, पेशीय ऊर्जा किस ऊर्जा में बदल जाती है? ऊष्मीय ऊर्जा में। ये था क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, इसको देखते हैं ये क्या कह रहा था। एक महीने में ऊर्जा की एक माह में व्यय यूनिट कितनी है? बराबर 250 जूल। नहीं, 250 यूनिट ही है, जूल नहीं है। ये जूल में तो बदलना है। एक माह में व्यय यूनिट 250 है, तब हमें व्यय जूल की गणना करनी है। क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 250 यूनिट को जूल में बदलिए। सरल भाषा में क्वेश्चन इस तरह से है कि 250 यूनिट को जूल में बदलिए। तो आप इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वह कॉन्सेप्ट आया है किलोवाट आवर से या BTU से। 1 किलोवाट घंटा 1 यूनिट के बराबर होता है। ये आपका कॉन्सेप्ट है। इसमें 1 किलोवाट, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको समझाया है, सामर्थ्य वाले वीडियो में, शायद ये पार्ट 4 है, आप उसको देख लें। 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट, और 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट में जो जूल की संख्या होती है वह 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल होती है। तो अब आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि 1 यूनिट में 3.6 गुणा 10⁻⁶ जूल, तब 250 यूनिट में कितने जूल होंगे? 250 गुणित, तब 250 यूनिट में जूल। ये आपको निकालना है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो गया, गुणा हो गया। तब 250 गुणित 3.6 गुणित 10⁻⁶ जूल। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 250 गुणित 3, तो 250 गुणित 4 आप करेंगे डायरेक्ट तो 1000 हो जाएगा। 4, 250 का 400, ये आ जाएगा आपका 900 गुणित 10⁻⁶ जूल इक्वल टू हो जाएगा 9.0 इंटू 10⁸ जूल। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है कि एक माह में व्यय यूनिट 250 है और इस माह में व्यय जूल कितने हो जाएंगे? 9.0 इंटू 10⁸ जूल। किलोवाट घंटा का ये कॉन्सेप्ट था, इसको मैंने सामर्थ्य वाले में समझाया है, आप इसको वहाँ से समझ लें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, ये और बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें आपके जब कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तब ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग हो जाते हैं, और जब आप इसको सीधा रेक्टिफिकेशन में करते हैं तब क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, इसको देखते हैं। 40 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड, देखते हैं इसमें कितने क्वेश्चन अभी सॉल्व होते हैं। 40 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड, m = 14 किलोग्राम।
क्वेश्चन में दिया है धरती से 5 मीटर की ऊंचाई, ये हो गई पृथ्वी या धरती, पृथ्वी से इसकी ऊंचाई 5 मीटर, h इक्वल टू 5.0 मीटर, ठीक, तक उठाया जाता है। इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी है, अर्थात 5 मीटर की ऊंचाई पर, आपको एक क्वेश्चन में समझा रहा हूँ, लिखने का तरीका वही होता है गिवन। सबसे पहले आपको गिवन लिखना है, उसके बाद फार्मूला, फार्मूला के बाद कैलकुलेशन और कैलकुलेशन के बाद आंसर। आपको बताना है 5 मीटर की ऊंचाई पर इसकी स्थितिज ऊर्जा, पहला पॉइंट आपको ये निकालना है। और दूसरी चीज जो इसमें पूछी गई है वह है जब पिंड ठीक आधे रास्ते पर है, यहाँ पर गिर रहा है पिंड ऊपर से, तो जब पिंड आधे रास्ते पर है, आधे रास्ते की ऊंचाई h इक्वल टू कितनी आएगी, 2.5 मीटर। आधे रास्ते पर है, पर इसकी गतिज ऊर्जा, आधे रास्ते पर गतिज ऊर्जा, ये दो चीजें हमें इसमें फाइंड आउट करनी है। तो इसमें दिया है पिंड का द्रव्यमान 40 किलोग्राम, पिंड की पृथ्वी तल से ऊंचाई 5 मीटर। अब इसका क्वेश्चन नंबर 1, तो 5 मीटर की ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh, ये सूत्र हो गया। m का मान 40, g का मान 9.8 होता है, और जब आपको g का मान 9.8 नहीं दिया जाए, तब इसको 10 नहीं दिया जाए, 9.8 ले लेते हैं। जब इसमें g का मान 9.8 नहीं दिया जाए, तब कैलकुलेशन में सुविधा के लिए हमें g का मान 10 लेना है। g का मान 10, h का मान 5। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें, 200 गुणित 10 अर्थात 2000 जूल। 5 मीटर की ऊंचाई पर पिंड की स्थितिज ऊर्जा आ जाती है। इसके बाद सेकंड, आधे रास्ते पर गतिज ऊर्जा, आधे रास्ते पर गतिज ऊर्जा, तो जो आपने मैंने इसके पहले वीडियो बताया था कि वीडियो का शायद वो वॉल्यूम भाग 3 है कि गिरते हुए पिंड की यांत्रिक ऊर्जा नियत रहती है, ऊर्जा का संरक्षण और रूपांतरण। उस वाले वीडियो में मैंने इसमें बताया था कि जब कोई पिंड गिरता है, तब गिरते समय इससे x दूरी, ऊपर वाली दूरी ले रहा हूं, नीचे वाली नहीं, जब x दूरी गिर चुका होता है, तब इसकी काइनेटिक एनर्जी की गणना mgx से करते हैं। x क्या है, गिरी हुई दूरी, गिरते समय चली गई दूरी। तब यहाँ पर जो गिरते समय चली गई दूरी कितनी है, आधे रास्ते में कितनी दूरी पिंड गिर चुका है, x इक्वल टू, पूरी दूरी थी 5, आधी दूरी गिर गया, x इक्वल टू 2.5 मीटर। तब इसकी काइनेटिक एनर्जी, m की वैल्यू 40, g की वैल्यू 10, x की वैल्यू 2.5, तब कितनी आती है ये, 40 गुणित 25, इसको मल्टीप्लाई कर दे, ये आ जाती है 1000 जूल। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो जाता है। क्या इसको हम दूसरे तरह से भी फाइंड आउट कर सकते हैं? तो इसका आंसर है हाँ।
इस काइनेटिक एनर्जी को हम एक सेकंड अल्टरनेट मेथड से भी निकाल सकते हैं। वह है कि जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वह पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के योग के बराबर होती है। पॉइंट क्लियर? तो यहाँ पर इसकी जो कुल एनर्जी है वह 2000 है। इसकी पोटेंशियल एनर्जी जब आप फाइंड आउट करेंगे mgh से, तब वो आती है 1000 प्लस ke, तब 2000 माइनस 1000 इक्वल टू ke, तब ke की वैल्यू भी 1000 आती है। इसको मैंने यहाँ पे शॉर्ट में बता दिया है, काफ़ी शॉर्ट में किया है, कुछ ही बच्चे इसको समझ पाएंगे मुझे पता है। एक कॉन्सेप्ट ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार है, और ये मैंने इसलिए यहाँ पे बताया है कि जो बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा था कि ये ऊर्जा संरक्षण के नियम से हो सकता है, तो वो चीज़ मैंने यहाँ पे दूर कर दिया है। बाकी बच्चे इसी से इस कॉन्सेप्ट को कर लें। तो अभी आपके क्वेश्चन 1 to 10 कवर हो जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 भी देखते हैं। पृथ्वी के चारों ओर घूमते हुए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11। पृथ्वी के चारों ओर घूमते हुए किसी उपग्रह पर गुरुत्व बल द्वारा कितना कार्य किया जाएगा? यह पृथ्वी और ये पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाला एक उपग्रह है, सैटेलाइट। अब आप इसको देखें, उपग्रह इस तरह से चारों ओर गति कर रहा है पृथ्वी के लगातार, इस तरह से ये गति कर रहा है, और जो गुरुत्वीय बल है वह इसके भार के कारण इस तरफ से लगेगा पृथ्वी के केंद्र की ओर, गुरुत्वीय बल। तो उपग्रह के वेग या विस्थापन उपग्रह के विस्थापन व गुरुत्वीय बल के बीच लगने वाला गुरुत्वीय बल के बीच का कोण कितना है? ये 90 डिग्री है, और जब यह 90 डिग्री होता है तब गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? किया गया कार्य या कृत कार्य W इक्वल टू FD cos थीटा। फार्मूला बता चुका हूं, पहले वीडियो में होगा। तब FD cos थीटा, FD cos 90 और cos 90 की वैल्यू 0, तब W इक्वल टू डबल 0, अर्थात गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य कितना आएगा? डबल 0, अर्थात गुरुत्वीय बल के द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया, ना सही ना गलत। पॉइंट क्लियर? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, इसको लिया जाए या नहीं? इसमें भी कॉन्सेप्ट लगता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 to 21, इसकी स्टडी हम सेकंड वीडियो में करेंगे, इसकी स्टडी। तो अभी आप ये 10 क्वेश्चन इजीली लगा लें। ये क्वेश्चन काफ़ी सरल हैं, जब आप इसको करेंगे तब आपका इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आप इस
चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लें, वीडियो के लिए लाइक कर दें। बहुत ही जल्द आपके जो कॉन्सेप्ट हैं मैं आपको लाइव आके क्लियर कर दूंगा। थैंक यू।